महाराज, नगर के एक व्यक्ति ने अब तक हमें धन फसल लाकर नहीं दी। कौन है वो व्यक्ति? क्या उसे हमारे बनाए कानून के बारे में खबर नहीं? वो अपने नगर का निवासी भोला है महाराज। जब अपने सैनिक भोला के पास फसल धान मांगने के लिए गए तो भोला ने अपने सैनिकों को खरी खोटी सुनाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर राजा धनराज गुस्से में आग बबूला हो जाता है। राजा धनराज मीन नगर में अपने बड़े से राजमहल में अपने तख्त पर बैठा था। राजा की एक रानी है, रानी मानवी, जो देख नहीं सकती। भोला को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसकी सजा होगी मृत्युदंड। ये सुनकर सामने खड़े नगरवासी अपने अपने हिस्से का धन फसल लाकर राजा के कदमों में रख देते हैं। राजा धनराज राज्य के निवासियों पर काफी जुल्म करता है और अगर जो व्यक्ति राजा के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो राजा उसे काफी खतरनाक सजा देता है। मंत्री जी, भोला के घर चलने की व्यवस्था कीजिए। अब हम भोला को ऐसी दर्दनाक मृत्यु देंगे कि आगे से कोई भी व्यक्ति हमारे आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर नगरवासी महल से बाहर नगर में आते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। बाप रे, राजा साहब तो भोला को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। आखिर भोला ने इस बार राजा साहब को धन और फसल क्यों नहीं दी? अब भोला महाराज के क्रोध से नहीं बच पाएगा। इधर राजा अपनी रानी के पास था। रानी साहिबा, हम नगर के व्यक्ति को सबक सिखाकर आते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जी महाराज, आप हमारी चिंता मत कीजिए। बस आप कोई भी फैसला लेने से पहले उस व्यक्ति की मजबूरी जान लीजिएगा। हो सकता है उस व्यक्ति की कोई मजबूरी रही हो। तभी राजा बाहर आता है और अपने 2 सैनिक और मंत्री के साथ अपनी बग्गी में सवार होकर नगर के एक निवासी भोला के घर आता है। तो भोला के घर में भोला और उसकी पत्नी साधना जो चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके पास उसका 3 वर्ष का बेटा महेश था। भोला, हमने राज्य में जो नियम बनाए हैं, क्या तुम्हें उन नियमों के बारे में पता नहीं है? अब पता है महाराज, फिर भी तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया और हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा, उन्हें जलील किया। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैं आपके सैनिकों पर हाथ नहीं उठाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी एक भयंकर बीमारी का शिकार बन चुकी है और इसके इलाज के लिए मुझे कीमती जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं आपको इस बार धन और फसल नहीं दे पाया। जो भी हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मंत्री जी, इस भोला को जहरीली सांपों के कुएं में फेंक दिया जाए। ये सुनकर साधना और भोला के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं महाराज, मेरे पति को इतनी दर्दनाक सजा मत दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी इस समय बीमार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तभी राजा के आदेश पर उसके सैनिक भोला को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं। छोड़ दीजिए मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। मंत्री जी, भोला की इस पत्नी और बच्चे को इस घर से बाहर निकालिए और भोला के घर और खेत पर कब्जा कर लीजिए। तभी मंत्री साधना और उसके बच्चे को घर से निकाल देते हैं और राजा भोला के घर और खेत पर कब्जा कर लेता है। साधना महेश को लेकर सड़क पर बैठी रो रही थी। ये क्या हो गया भोला जी। इधर सैनिक भोला को जंगल में एक गहरे सूखे कुएं के पास लेकर आते हैं। उस कुएं के अंदर कई सारे खतरनाक किस्म के जहरीले सांप थे। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी सैनिक भोला को उस गहरे कुएं में फेंक देते हैं, जिसके बाद उस कुएं के अंदर के जहरीले सांप भोला को बेरहमी से डसते जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही समय में भोला की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद साधना दूसरे एक नगर में जंगल में बने एक झोपड़े घर में अपने बेटे महेश को लिए बैठी थी।
राजा धनराज, तूने मेरे पति को मारकर अच्छा नहीं किया। अब इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। साधना भीख मांग मांग कर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। करीब 25 साल बाद साधना का बेटा महेश अब जवान हो चुका था और साधना बड़ी होकर चारपाई का सहारा बन चुकी थी। एक शाम साधना अपने झोपड़े घर में चारपाई पर लेटी हुई थी और महेश उसके पास बैठा था। महेश, मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बरसों से ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। कैसी बात माँ? तू हमेशा मुझसे पूछता था ना कि तेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। आज मैं तुझे उस सच्चाई के बारे में बताऊंगी। तभी साधना महेश को राजा धनराज के कहर की सारी बात विस्तार से बताती है। क्या राजा ने पिताजी को इतनी दर्दनाक मौत दी थी? महेश बेटा, मुझे वचन दे कि तू राजा से अपने पिता की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। मुझे वचन दे बेटा। तभी अचानक साधना की आंखें और सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु देखकर महेश खूब रोता है। 2 दिन बाद महेश अपने झोपड़े घर में था। माँ, मैं आपके एक एक आंसू का बदला उस राजा के खून से लूंगा। मैं उसका नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा माँ। तभी महेश राजा धनराज के नगर उसके आलीशान महल में आता है तो अंदर राजा, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, वो अपनी रानी मानवी के साथ अपने तख्त पर बैठा हुआ था और दोनों के पास राजा की बेटी राजकुमारी सपना बैठी हुई थी। सपना का रंग बहुत ही काला था। बिटिया, तुम इस महल से बाहर क्यों नहीं जाती हो? ये संसार बहुत सुंदर है बिटिया। हम कभी इस महल से बाहर नहीं जाएंगे पिताश्री। हमारा ये काला रंग देखकर हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, हम पर हंसेगा, इसलिए हम महल से बाहर नहीं जाते। काले रंग के चलते राजकुमारी सपना कभी महल से बाहर नहीं जाती थी। हाँ, कितने इलाज किए हमने, पर हमारी राजकुमारी का ये काला रंग जाता ही नहीं है। महेश वही खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी वो राजा के करीब आता है। वहाँ कई सारे सैनिक मंत्री ये सब थे। राजा धनराज की केवल एक ही संतान है, राजकुमारी सपना। राजकुमारी जी, मेरे पास एक ऐसी चमत्कारी दवाई है जिसे चेहरे और शरीर पर लगाने से काले रंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या सच में हमें इस काले रंग से निजात मिल जाएगी? जी राजकुमारी जी। तभी महेश अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकालता है जिसमें लाल रंग का तेल था। राजकुमारी जी, ये तेल काफी चमत्कारी तेल है। ये 70 पेड़ों की छल से पीसकर बनाया गया है। इसको शरीर पर लगाते ही आपका सारा काला रंग गायब हो जाएगा। तभी राजकुमारी उस बोतल के अंदर से तेल निकालकर उसे अपने चेहरे पर लगाती है तो कुछ ही पल में राजकुमारी के चेहरे का रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है। ये रहस्य देखकर राजा और सब दंग रह जाते हैं। अरे, ये हमारी राजकुमारी को रंग गोरा हो गया, चमत्कार हो गया। हमारा रंग गोरा हो गया। गोरा रंग देखकर राजकुमारी सपना की खुशी का ठिकाना न रहा। महेश जी, आज आपने हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। मांगिए महेश जी, आज आप हमसे जो मांगोगे हम आपको वो देंगे। राजकुमारी जी, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। मेरी बस इतनी इच्छा है कि आपका विवाह मेरे साथ हो जाए। क्या? आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम आज ही आपसे विवाह करेंगे महेश जी। फिर क्या था, राजा अपने राजकुमारी की खुशी के खातिर उसी समय महेश के साथ राजकुमारी का विवाह करवा देता है और विवाह के बाद महेश राजकुमारी के साथ उसके महल में ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद महेश अपने आलीशान कमरे में सील बत्ती में कुछ जड़ी बूटियां अपने हाथों से पीस रहा था। तभी राजा उसके पास आता है। महेश, ये क्या कर रहे हो तुम? महाराज, मैं जंगल और पहाड़ी इलाकों में पला बड़ा हूँ और मुझे सारी चमत्कारी दवाइयों के बारे में पता है। मैं जवानी कायम रहने वाली दवाई बना रहा हूँ। इस दवाई को खाते ही इंसान हमेशा के लिए जवान रहता है। क्या? जवानी कायम रखने वाली दवाई? फिर तो हमें भी वो दवाई चाहिए महेश। जरूर महाराज, कुछ समय में दवाई बनकर तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको वो दवाई दे दूंगा। बस आप किसी को इस दवाई के बारे में मत बताइएगा,
क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे खास तौर पर कह दिया है कि इस दवाई के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़े समय बाद दवाई बनकर तैयार हो जाती है और महेश राजा को वो दवाई खाने के लिए दे देता है। थोड़े समय बाद राजा वो सारी दवाई खा जाता है। अब हम भी पहले की तरह जवान हो जाएंगे। तभी राजा खुशी खुशी अपने कमरे में चला जाता है। राजा धनराज, ये दवाई तेरी जवानी वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि ये ऐसी जहरीली दवाई थी जो सांप के जहर से भी खतरनाक है। अब तुझे इस संसार से जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सवेरे जब मंत्री राजा के कमरे में आता है तो बेड पर राजा की लाश पड़ी हुई थी और उसका शरीर पूरा लाल हो चुका था। ये देखकर मंत्री दंग रह जाता है। थोड़े समय बाद सब वहाँ आते हैं और राजा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर सब दंग रह जाते हैं। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताश्री। लगता है राजा साहब को कोई गंभीर बीमारी हो चुकी थी, तभी तो मृत्यु के बाद इनका शरीर इतना लाल हो गया है। सब राजा की मौत का अफसोस करते हैं, पर किसी को भी महेश पर शक नहीं होता कि उसी ने राजा को मारा है। तो इसी तरह महेश ने लिया राजा से अपने पिता की मौत का बदला। अब राज्य के निवासी किसे अपना राजा बनाएंगे? क्या राजकुमारी को महेश की सच्चाई पता चल पाएंगी? अब सवाल बहुत सारे हैं। अगर आपको इन सब के सवाल जानने हैं तो हमें कमेंट्स में पार्ट 2 लिख कर दीजिए। हम जल्द ही इस कहानी का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली नई किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल नटराज एनिमेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बार ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हमारे चैनल नटराज एनिमेशन पर देखने को मिले। धन्यवाद।